नमस्कार बच्चों। आज का टॉपिक आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जुड़ा हुआ है राइटिंग स्किल से। बच्चों, राइटिंग स्किल्स के लिए मैं आप लोगों से कुछ बातें डिस्कस करना चाहती हूँ और मुझे उम्मीद है कि इस सेशन के एंड तक आते-आते आपको लिखने का आपका नज़रिया बदलेगा और आप कुछ-कुछ चेंजेस करके अपने राइटिंग में ज़रूर इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। बच्चों, सबसे पहली चीज़ कि आप लोग रियल प्रॉब्लम नहीं देख पा रहे हो। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है आपकी राइटिंग में कहीं न कहीं आप मिस कर रहे हो और क्यों मिस कर रहे हो? क्योंकि आप सॉल्यूशन चाहते ही नहीं, है ना? आप कहेंगे कि मैम मैं ऐसा क्यों बोल रहे आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि हम सॉल्यूशन नहीं चाहते? येस, आप सॉल्यूशन नहीं चाह रहे हो। क्यों नहीं चाह रहे हो? क्योंकि राइटिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने नोटबुक उठाई, पेन उठाया, कोई भी टॉपिक दिखा और उस पे तुरंत लिखना शुरू कर दिया और कुछ भी लिखना शुरू कर दिया। एक तो कुछ भी नहीं लिखा जाता, राइट? जब भी आपके पास एक टॉपिक आया है, तो सबसे पहले आप फाउंडेशन बनाइए। तो रियल प्रॉब्लम को समझिए और सॉल्यूशन की तरफ बढ़िए। मैं फिर से रिपीट करूँगी, आप ना नोटबुक और पेन लेकर के बैठिए और इन सारी चीज़ों को लिख लीजिए। सेशन मेरे कोई बहुत बड़े नहीं होते हैं, छोटे-छोटे सेशंस हैं, जो आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको किस टॉपिक की प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए। तो आज हमने टॉपिक लिया है कि राइटिंग यानी कि बी और सी सेक्शन से आपको कैसे डील करना है। आज के सेशन में हम वो डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, जिस रियल प्रॉब्लम से आप दूर हैं पहले उसके पास आइए, फिर जाइए सॉल्यूशन की तरफ। तो ये दोनों चीजों का हम डिस्कशन कर रहे हैं। पहली बात तो आपका फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए। अब आप कहेंगे मैडम वो तो हमको भी पता है, तो फिर कैसे होना चाहिए? जब भी हम फाउंडेशन की बात करते हैं तो आपको 3-4 चीजें चाहिए। नंबर 1, सेंटेंस, ठीक है? सेंटेंस फॉर्मेशन, फटाफट लिखते जाइए। नंबर 2, आपको चाहिए आइडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम डिस्कस करेंगे। नंबर 3, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, राइट? एंड नंबर 4, वोकैब्युलरी। राइटिंग के लिए आपकी फाउंडेशन होनी चाहिए सेंटेंस फॉर्मेशन, आइडिया, स्ट्रक्चर एंड वोकैब्युलरी। आपने क्या करना है बच्चों? अब आप कहेंगे कि मैडम ये सारी चीजें तो फिर भी हमें पता है कि सेंटेंस फॉर्मेशन होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है कि सेंटेंस फॉर्मेशन कर ही तो नहीं पा रहे। चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये आपकी फाउंडेशन होनी चाहिए। अब ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनको कैसे रिजॉल्व करें या फिर इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए? एक-एक करके सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन पर। बच्चों, यहाँ पर ना मैं 2 चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर देना चाहती हूँ कि सेंटेंस फॉर्मेशन को सीखने के लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है ना? आप बोलेंगे कि मैडम बेसिक क्या होता है? हर कोई कहता है बेसिक पढ़ो, बेसिक पढ़ो, बेसिक पढ़ो। तो ये बेसिक है क्या? बेसिक बेसिकली होता है व्हाय एंड हाउ, क्यों और कैसे। क्यों और कैसे ये होता है बेसिक, यानी क्यों और कैसों का जो जवाब होता है ना, वो होता है किसी भी चीज के बेसिक को सीखना। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेसिक को सीखना है और दूसरा आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूल्स को सीखना। पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूल्स को सीखना, राइट? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड इसी तरीके से बाकी के 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की समझ होनी चाहिए, राइट? इसकी आपको क्या होनी चाहिए? समझ, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसकी पहचान होनी चाहिए। पहचान करने में और रूल्स में फ़र्क है। अभी मेरे पास जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, ये बेसिकली आज का जो सेशन है ना, वो हर एक बच्चे को देखना चाहिए, जिनको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि हमें रूल्स पढ़ना चाहिए, जिनको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि हमको ग्रामर पढ़ना चाहिए, जिनको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि आखिर हमको पढ़ना कहाँ से चाहिए, है ना? क्योंकि कई बच्चे किसी इंस्टीट्यूट में जाकर आते हैं, कई बच्चे किसी इंस्टीट्यूट में जाकर आते हैं, तो वो मिला-जुला एक मिक्स मिक्स अपना एक फीडबैक लेकर के आ रहे हैं मेरे पास। तो मुझे लगा कि मेरे दिमाग में या मेरे जो 20 सालों का अनुभव है, क्यों ना मैं आपसे शेयर करूँ, राइट? तो यहाँ पर मैं आपसे कहूँगी कि जब भी हम सेंटेंस फॉर्मेशन की बात करते हैं, तब हम बात करते हैं पीओएस, पार्ट्स ऑफ स्पीच की समझ का। और समझ में हमें बेसिक जानना होता है व्हाय एंड हाउ। रूल्स की हम बात करेंगे लेकिन अभी नहीं। तो सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए आपको क्या ध्यान में देना होगा? इसका बेसिक, पार्ट्स ऑफ स्पीच की समझ प्लस इसकी पोजीशन क्या है। सबसे पहला आप इसका फाउंडेशन बनाइए। अब दूसरी बात क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच या फिर सेंटेंस फॉर्मेशन। देखते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। सेंटेंस फॉर्मेशन या फिर मैं ये कह पाऊँ कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की पोज़ीशनिंग कहाँ पर होनी है,
पोजीशन क्या है? ये सीखने में ज़्यादा समय नहीं लगता। अगर आप 0 लेवल के बच्चे हैं, तो आपको 15 घंटे लगेंगे। अगर आप मीडियोकर हैं, यानी कि आप थोड़ा-सा भी पढ़ेंगे, तो आपको पता है आप जल्दी सीख लेंगे, तो 7 से 8 घंटे लगेंगे। कोई बच्चा कहता है मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ और बहुत सारे एग्ज़ाम लिख चुका हूँ, तो उसको तो केवल 4 से 5 घंटा चाहिए। यानी कि सबसे पहले हमें किस पर ध्यान देना है? सेंटेंस फॉर्मेशन से। किसी भी अच्छी बुक को उठाओ, वो आपको बहुत अच्छे से सेंटेंस फॉर्मेशन सिखा देंगे, राइट? किसी टीचर से सीख लीजिए, किसी बुक से सीख लीजिए, कहीं से भी सीखिए, लेकिन आप फाउंडेशन बनाइए। फाउंडेशन क्या होगी? सेंटेंस फॉर्मेशन। हमारे पहले के पेपर में हमें रूल्स की ज़रूरत पड़ती थी और बहुत ज़्यादा रूल्स को हमें पढ़ना पड़ता था और एक सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने पड़ते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार हमें रूल्स को तो पढ़ना है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ वही पढ़ना है जो राइटिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। चलिए, रूल्स का आज का टॉपिक नहीं है, आज का टॉपिक है राइटिंग स्किल्स। तो राइटिंग स्किल्स के लिए अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। फाउंडेशन के लिए सेंटेंस फॉर्मेशन, ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। नाउ अभी मैं सेकंड टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ, दैट इज आइडिया। आपके पास क्या होना चाहिए? आइडिया बैंक होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो अभी समझ लीजिए, आइडिया बैंक होना चाहिए। आइडिया बैंक का मतलब क्या होता है कि जैसे ही आपने देखा कि ये रिपोर्ट राइटिंग है, या फिर ये वाला टॉपिक है जिस पर हमें इलैबोरेशन करना है, या फिर ये टॉपिक है जिस पर हमें एस्से लिखना है, सो एंड सो टॉपिक कोई भी हो सकता है, विच आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस कि क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं, वो एक अलग सेशन में हम रख सकते हैं उसको भी, राइट? आइडिया बैंक का मतलब होता है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं, वॉर एंड इट्स इम्पैक्ट। मान लीजिए ये मैंने आपको टॉपिक दे दिया, ठीक है? वॉर एंड इट्स इम्पैक्ट। अगर मैंने आपको ये टॉपिक दिया, तो अब आपके दिमाग में इससे रिलेटेड क्या आइडिया है? जब भी आप इस टॉपिक को पढ़ें, तो जरा 5 मिनट के लिए पॉज दीजिए और अपने आइडियाज को जमा कर लीजिए। जमा करना। आपका वीक पॉइंट क्या होता है? रियल प्रॉब्लम क्या होती है? आपको लगता है आप लिखना शुरू कर देते हो, है ना? आपने टॉपिक लिखा, हेडिंग लिखी, टॉपिक टाइटल डाल दिया, लिखना शुरू कर दिया। नहीं, आप रुकिए। आप अपने दिमाग में आइडिया बनाइए कि वॉर एंड इट्स इम्पैक्ट से रिलेटेड आप क्या लिखना चाहते हो। नहीं तो कभी-कभी क्या होता है, आपके आइडियाज़ इधर-उधर घूमते रहते हैं और आप कहीं न कहीं रिपिटिशन का शिकार हो जाते हैं। जो बात आपने फर्स्ट 10 लाइन्स में लिखी है, वही आपके मिड में भी आ जाती है और वही आपकी कंक्लूजन में भी आ जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जितना भी आप पैराग्राफ लिखते हैं, उसमें कुछ-कुछ लाइन्स में जब भी आप अपनी बात को कहना चाहते हैं, तो बहुत स्पष्ट तरीके से कहिए, रिपिटिशन को रिपीट मत करिए या रिपिटिशन को जगह मत दीजिए। तो जैसे ही मैंने बोला आइडिया बैंक, अभी जब मान लीजिए आपके पास ये टॉपिक आ गया, वॉर एंड इट्स इम्पैक्ट, तो आप बताइए आप इसमें किस-किस बात को लिखना चाहते हैं? वो आपकी अपना ओपिनियन, अपना व्यू, अपनी सोच हो सकती है, राइट? मान लीजिए मुझसे कहा गया कि वॉर एंड इट्स इम्पैक्ट के बारे में आप कुछ लिखिए, तो मैं कहीं न कहीं सोचूँगी कि सबसे पहले तो लॉस ऑफ ह्यूमन लाइव्स हुआ, है ना? जितने भी वॉर हुए उसमें क्या हुआ है? लॉस ऑफ ह्यूमन लाइव्स हुआ है। दूसरा, चाहे पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में कहीं पर भी युद्ध हो रहा हो, कहीं न कहीं प्रत्येक व्यक्ति, इस प्लैनेट अर्थ में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति उसका शिकार होता है। यानी कि इकोनॉमिक बर्डन हर किसी पर आता ही आता है। तो इकोनॉमिक बर्डन, है ना? इकोनॉमिक बर्डन किसकी वजह से? वॉर की वजह से। फूड क्राइसिस, है ना? फूड क्राइसिस एंड ऑल, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से मान लीजिए मैंने फूड क्राइसिस, अब देखो अपने आप में जब हम लिखते हैं इकोनॉमिक बर्डन, तो आपको नहीं लगता कि इकोनॉमिक बर्डन ही अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है? अगर हम लिखते हैं लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो ये लिखना भी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। मतलब आप चाहें तो इनके बारे में पूरे 600 वर्ड्स लिख सकते हैं, हर एक पॉइंट के बारे में जो मैंने आपको यहाँ पर लिखा है। यानी कि मेरे आइडियाज़ फूड क्राइसिस को लेकर हो सकते हैं, और सबसे ज़्यादा क्या होता है, मेंटल ट्रॉमा होता है ना? मेंटल ट्रॉमा होता है, ये भी एक रीज़न है। फिर हमें क्या चाहिए होता है, नीड फॉर पीस। जैसे ही युद्ध शुरू होता है, या जैसे अभी जो युद्ध चल रहा था, हम सब कह रहे थे कि कोई तो सॉल्यूशन निकालो, कोई तो इस वॉर को रोको, न जाने ये वॉर कहाँ-कहाँ तक पहुँचेगा और क्या-क्या इम्पैक्ट लाएगा ह्यूमन लाइफ्स पर। तो हम क्या चाह रहे थे? हम चाह रहे थे नीड फॉर पीस, है ना? नीड फॉर पीस। अब मेरे पास एक टॉपिक आया और मैंने 5 मिनट का पॉज़ दिया और मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक पर इन चीज़ों के बारे में लिखूँगी,
ठीक है, तो इसको कहते हैं आइडिया बैंक। तो फर्स्ट चीज आपको समझ में आई, फाउंडेशन। फाउंडेशन में सेंटेंस फॉर्मेशन पर ध्यान दीजिए। सेंटेंस फॉर्मेशन पर ध्यान देने के लिए आपको पीओएस की समझ होनी चाहिए, राइट। रूल्स रटना एक अलग चीज है, और पीओएस की समझ लेकर उसका सेंटेंस में पोजिशनिंग क्या होगी, दोनों अलग अलग चीजें हैं। देन इज योर आइडिया बैंक। कोई भी टॉपिक आपको मिल रहा है, चाहे वो रिपोर्ट राइटिंग हो, चाहे वो लेटर राइटिंग हो, आप सबसे पहले उसके लिए आइडियाज जमा करिए अपने दिमाग में, और एक फ्रेमवर्क बनाइए कि मैं फर्स्ट पैराग्राफ में ये लिखूंगा, सेकंड में ये लिखूंगा, थर्ड में ये लिखूंगा, यानी ओपनिंग कैसे करनी है, फिर उसका मिड कैसे लिखना है, और फिर उसका कंक्लूजन या फिर रिजल्ट कैसे निकालना है। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। तो आई होप ये 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट यहाँ तक? तो किसी भी पैराग्राफ को लिखने के लिए आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। सेंटेंस फॉर्मेशन को स्ट्रांग करिए, दूसरा आइडिया बैंक को स्ट्रांग करिए, जो कि आप जीके जीएस पढ़ते हैं, और इस बार जो टॉपिक्स चेंज हुए हैं वो कहीं ना कहीं आपको यूपीएससी की तरफ धकेल रहा है ना। आप भी जानते हैं कि काफी सारे टॉपिक्स हमारे जीके जीएस में भी कुछ चेंज कर दिए हैं, वो आपको ज्यादा नॉलेज होगा, क्योंकि मैं द टीचर ऑफ इंग्लिश हूँ, मैं इंग्लिश एडुकेटर हूँ, तो मैं आपको सिर्फ इंग्लिश के बारे में ज्यादा नॉलेज दे पाऊंगी। ठीक है, अब नंबर 3, वोकैबुलरी या फिर स्ट्रक्चर। तो हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन में हो गया। जो वोकैबुलरी है ना बच्चों, इसको थोड़ा सा समझो। इसको मैं कैसे समझाऊंगी, इसको मैं थोड़ा सा अलग पॉइंट में लूंगी, लेकिन उससे पहले, वोकैबुलरी से पहले आप लिख लीजिए, आपकी राइटिंग हमेशा कैसी होनी चाहिए, फॉर्मूला बेस्ड। फॉर्मूला बेस्ड राइटिंग होनी चाहिए। आप पूछेंगे मैडम ये क्या होती है फॉर्मूला बेस्ड? देखो बच्चों, सबसे पहले आपको जब भी राइटिंग की शुरुआत करनी है, उसमें आप लिखते हैं ओपनिंग लाइन, नंबर ए, यानी ए में ओपनिंग लाइन जरूर लिखिए। जैसे ही आप ओपनिंग लाइन लिखेंगे, उसको एक्सप्लेनेशन में डालिए। ठीक है, जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उसका एग्जाम्पल भी दीजिए। ठीक है, ये आप एक स्टेप फॉलो करिए। इन स्टेप्स को फॉलो करने से आपको लिखने में बहुत मदद मिलेगी। तो ओपनिंग लाइन हो, जो ओपनिंग लाइन है उसका एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल, एंड डी क्या होना चाहिए, आपका रिजल्ट होना चाहिए या फिर कंक्लूजन होना चाहिए। एग्जाम्पल आप 1 2 3, या फिर जैसे मैंने अभी आइडिया बैंक दिया, मान लीजिए आपने कुछ एक लाइंस लिखी है इकोनॉमिक बर्डन पर, तो इकोनॉमिक बर्डन में भी एक एग्जाम्पल दें, फिर उसका कंक्लूजन दें, फिर आप आ जाइए फूड क्राइसिस पर। फूड क्राइसिस में भी आप अपनी ओपनिंग लाइन लिखिए, फिर उसका एक्सप्लेनेशन दें, एग्जाम्पल दें, फिर कंक्लूड करें, और लास्ट में पूरे पैराग्राफ को आप एज अ ह्यूमन लाइफ के रिगार्डिंग आप उसको कंक्लूड कर सकते हैं। तो वो आपका अपना आइडिया हो सकता है, वो जैसे जैसे आप लिखेंगे वैसे वैसे आपको प्रैक्टिस होगी। तो ये क्या होता है बच्चों, इसको कहते हैं फाउंडेशन बनाना, यानी कि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। तो हम कहाँ पर थे, हम थे कि राइटिंग की प्रॉब्लम आपको कैसे सॉल्व करनी चाहिए, उसके लिए आपको फाउंडेशन बनाना चाहिए। फाउंडेशन के लिए मैंने आपसे 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करी हैं, यानी कि आपको सॉल्यूशन दिए हैं, राइट। सॉल्यूशन में मैंने आपको सेंटेंस फॉर्मेशन का सॉल्यूशन दे दिया। आइडिया बैंक आपका खुद का ओपिनियन हो सकता है, लेकिन आज के बाद जब भी आप राइटिंग करना स्टार्ट करें तो इन चीजों को ध्यान में रखें, राइट। फिर अब मैं एक और टॉपिक पर डिस्कशन करना चाहूंगी, लेटर या फिर रिपोर्ट राइटिंग। बच्चों, लेटर या रिपोर्ट राइटिंग के आप 2 चीजों को समझेंगे, एक तो इसका होता है फॉर्मेट, और एक होती है लैंग्वेज। बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट सीखने में ज्यादा समय नहीं लगता, ये 5-6 घंटे का काम है। मान लीजिए आप मेरे पास आए, मैंने आपको फॉर्मेट सिखा दिया, ये आए तो ऐसा, अगर मेमोरेंडम आए तो इस तरीके से लिखना है, रिपोर्ट राइटिंग आए तो, मतलब एक फॉर्मेट, ये एक टेक्निकल चीज होती है, इसको सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। ज्यादा टाइम लगता है लैंग्वेज में, और लैंग्वेज इसमें कैसी होनी चाहिए, फॉर्मल होनी चाहिए। तो अब आप कहेंगे कि मैडम ये फॉर्मल लैंग्वेज कहाँ से लाएं, तो इसके लिए मैं सॉल्यूशन बता देती हूँ आपको। फॉर्मल लैंग्वेज के लिए आपको क्या पढ़ना है, पढ़नी है फ्रेजेस, पढ़नी है एडवांस्ड फ्रेजेस। ठीक है, कहीं पर भी आपको मिल जाएंगी। अगर आपको नहीं मिले तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि मैडम आप फ्रेजेस और एडवांस्ड फ्रेजेस की क्लासेस ले लीजिए, है ना। जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है, अगर आपका रिस्पॉन्स आएगा तो मैं जरूर इस पर एक लेक्चर बनाकर दूंगी आपको। फ्रेजेस और एडवांस्ड फ्रेजेस जो कि किससे जुड़ी हुई हूँ, लीगल टर्म से जुड़ी हुई हूँ, लीगल टर्म्स से जुड़ी हुई हूँ या फिर फॉर्मल हूँ।
ये आपको पढ़नी है। तो फ्रेजेस और एडवांस्ड फ्रेजेस, जैसे आपने वोकैब्युलरी, जैसे आप में से कुछ बच्चे सोचते हैं हम वोकैब्युलरी रटना शुरू कर दें, नहीं। आप वोकैब्युलरी से ज़्यादा ध्यान दीजिए फ्रेजेस पर और एडवांस्ड फ्रेजेस पर। तो फॉर्मल राइटिंग करनी है आपको, लेकिन कोई भी ऐसी राइटिंग मत करिए जो आम भाषा में हम बोलते हैं, लेमैन लैंग्वेज। लेमैन लैंग्वेज, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, ये कोई ऑफिशियली भाषा थोड़ी ना है, ऑफिशियली लैंग्वेज नहीं है ये। हम आम भाषा में बात कर रहे हैं, ऐसी लैंग्वेज में जिससे आपको हर चीज़ समझ आए। लेकिन फॉर्मल लैंग्वेज बहुत अलग होती है। जैसे फॉर्मल लैंग्वेज कैसे होती है, जैसे मैंने मान लीजिए लिख दिया, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स। तो इस तरीके की जो लैंग्वेज है ना, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल लैंग्वेज। ठीक है। क्या कहना चाह रहा है इसमें कि आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। तो ये हुआ। और इसको लेमैन लैंग्वेज में तो आप कैसे भी लिख सकते हो, है ना। और एक हमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करनी है, और एक आर्टिकल पर बहुत ध्यान देना है। और आर्टिकल ज्यादातर हमारा कवर हो जाता है फ्रेजेस में। सबसे ज्यादा जो एरर करते हो आप फ्रेजेस में करते हो। अब फ्रेजेस क्या होता है, इसके लिए अगर आपको एक सेशन चाहिए तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए फ्रेजेस एंड एडवांस्ड फ्रेजेस, लेकिन कौन सी, फॉर्मल लैंग्वेज की। राइट। तो मैंने आज आपको सॉल्यूशन दिया है। आप कहीं भी, बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में, राइट, बहुत बड़े विद्वान हैं जिन्होंने इतनी सारी इंग्लिश लैंग्वेज की बुक्स लिखी हैं। आप कहीं से भी अपने इस फ्रेमवर्क को बनाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी एप्लीकेशन ज्योति नागपाल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, मेरे एप्लीकेशन पर फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करिए। फ्री टेस्ट सीरीज में आपका कुछ नहीं जाता है, आपको टेस्ट भेजना है और वो चेक होकर के आपके पास आता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।